हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से द रिवर्स ऑफ झारखंड के विषय में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों से झारखंड की जो प्रमुख नदियां हैं उसके विषय में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों से इसी के विषय में और अधिक चर्चा करूंगी। झारखंड को हम उसके प्राकृतिक सौंदर्य तथा संसाधनों के लिए जानते हैं और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी नदियां रही हैं झारखंड में जो हम कह सकते हैं कि मौसमी भी हैं, परंतु इन्हीं से झारखंड की जो पानी का जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी होती है और बहुत सारे इस पे जो डैम हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वो भी बनाए गए हैं। तो रिवर्स ऑफ झारखंड का क्या इंपॉर्टेंस है वो इससे समझा जा सकता है। आज के इस वीडियो में आप लोगों से मैं झारखंड की जो अन्य नदियां हैं उसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। सोन नदी के विषय में यदि हम बात करें तो यह झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है और इसके उद्गम स्थल के विषय में यदि चर्चा की जाए तो इसका उद्गम मैकाल पहाड़ के अमरकंटक पठार से होता है। सोन नदी के संदर्भ में एक ऐतिहासिक किंवदंती है कि सोन और नर्मदा नदियों का निर्माण ब्रह्मा के आंसुओं से हुआ है और यह आंसू अमरकंटक पठारी के दो ढालों पर गिरे थे तथा नदियों का रूप धारण करके प्रवाहित होने लगा था। सोन नदी के सहायक नदियों के विषय में यदि चर्चा की जाए तो सोन नदी की सहायक नदी का नाम उत्तर कोयल नदी है। सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में प्रवेश करती है, जहां से यह प्रवाहित होते हुए बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है तथा वहां से प्रवाहित होते हुए बिहार के दानापुर में मनेर में गंगा से मिल जाती है। सोन नदी के कुल लंबाई के विषय में यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है तथा यह बिहार झारखंड के बीच उत्तर पश्चिमी हिस्से की सीमा 45 मील का निर्माण करती है। सोन नदी को सोनभद्र तथा हिरण्यवा नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि इसमें सुनहरी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथ में भी सोन नदी का उल्लेख हमें मिलता है। सोन नदी का पुराना नाम सोहन था जो कालांतर में सोन हो गया। 2011 में पटना उच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों में सोन नदी के विभाजन के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया था। सोन नदी के बेसिन में पलामू और गढ़वा दो जिले आते हैं। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि सोन नदी को हम किस और नाम से जानते हैं तथा इसे हमें प्राचीन किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है और साथ ही साथ इसका जो पुराना नाम है वो क्या है। आगे जब हम यहाँ पे बात करें कन्हर नदी के विषय में तो कन्हर नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ का सरगुजा है। कन्हर नदी झारखंड में पलामू जिले के भंडरिया प्रखंड के पास प्रवेश करती है। झारखंड से निकलकर कन्हर नदी उत्तर प्रदेश में सोन नदी में मिल जाती है। कन्हर नदी सरगुजा को 50 मील तक पलामू से बांटती है। कन्हर नदी की लंबाई 115 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं सिदुर, जलपुला, पेंगन। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा करें फल्गु नदी के विषय में, फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से सरिताओं के रूप में निकलती हैं। फल्गु नदी की मुख्य धारा का निर्माण कई छोटी छोटी सरिताओं के मिलने से होता है। इसकी मुख्य धारा को निरंजना या लीला जन के नाम से पुकारा जाता है। इस मुख्य धारा को अंत सलीला भी कहा जाता है। फल्गु नदी बोधगया के पास मोहना नाम के सहायक नदी में मिलने के बाद एक विशाल स्वरूप धारण कर लेती है। फल्गु नदी की चौड़ाई गया के पास सर्वाधिक पाई जाती है। आगे चलकर यह पुनपुन नदी में मिल जाती है। पितृपक्ष में फल्गु नदी पर पिंडदान किए जाने की परंपरा है। झारखंड राज्य के पलामू जिले से प्रभावित होते हुए फल्गु नदी बिहार के जहानाबाद जिले में गंगा से मिल जाती है। भगवान विष्णु के छवि दर्शन का जो वर्णन वायु पुराण में है उसमें इस नदी का उल्लेख
मिलता है। यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि इसका जो मुख्य धारा है उसका अन्य कौन कौन से नाम है, साथ ही साथ इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है, और इसे पितृपक्ष में पिंडदान के लिए भी इस नदी को जाना जाता है। और अधिक जब हम बात करें फल्गु नदी के विषय में तो एक किंवदंती है कि फल्गु नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान मग्न हुए थे, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहां सुजाता नाम की एक किसान की बेटी ने उन्हें खीर खिलाकर उन्हें मध्यम मार्ग को अंगीकार करने का सुझाव दिया था। अगर हम वायु पुराण की बात करें तो यहाँ इसे सदेही विष्णु गंगा बताया गया है। पुराणों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि भगवान राम, भीष्म पितामह, मरीचि, युधिष्ठिर का पिंडदान फल्गु नदी के तट पर हुआ है। स्कंद पुराण में महानद फल्गु को गया यंत्र, महापुराण फल्गु श्रेव महानदी बताए जाने का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे यदि और हम बात करें इस नदी के विषय में तो ये भी एक किंवदंती यह भी है कि सीता मैया ने फल्गु नदी को श्राप दिया था। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो यहाँ पे ये याद रखना होगा कि जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के पास में हुई थी। सुजाता ने भगवान बुद्ध को मध्यम मार्ग अपनाने का सुझाव किस नदी के पास में दिया था, तो ये फल्गु नदी होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो उल्लेख हमें स्कंद पुराण में भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम चानन नदी के विषय में बात करते हैं तो चानन नदी का पुराना नाम पंचानन है, जो कालांतर में चानन नदी के रूप में प्रचलित हो गया। पंचानन कहे जाने के पीछे इस नदी की 5 धाराओं द्वारा निर्मित होना है। चानन नदी की सभी धाराओं का मिलन छोटा नागपुर पठार में होता है। पैमार, धनराजे, महाने, तिलैया और पंचाने राजगीर में स्थित पहाड़ी द्वारा अवरोध उत्पन्न करने के कारण गिरियक के पास एक साथ मिल जाती हैं तथा वहां से यह बिहार स्थित बिहार शरीफ की ओर चली जाती है, जहां यह फिर से कई धाराओं में बढ़ जाती है तथा सकरी में फिर से मिलती है। यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो यहाँ पे जो है किस नदी का निर्माण 5 धाराओं के मिलने से हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ चानन नदी होगा। इसका पुराना नाम क्या है तो पंचानन है। और साथ ही साथ यहाँ जो धाराएं जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रभावित होती हैं, इससे संबंधित भी क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम सकरी नदी के विषय में बात करें तो सकरी नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से है। सकरी नदी मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से भी पहचानी जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं मोलहर, क्यूल नदी। रामायण में सकरी नदी को सुमागधी नाम से जाना जाता है। इसका मुहाना गंगा नदी है। रामायण में इस नदी को राजगीर के पास प्रवाहित होने का वर्णन मिलता है। और यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो सकरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये मोलहर और क्यूल है। और सकरी नदी को हम किस नदी के नाम से और जानते हैं, तो ये मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके उद्गम स्थल को भी लेकर के भी एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं, तो इसका उद्गम जो है वो छोटा नागपुर के पठार से है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम पुनपुन नदी के विषय में बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो हजारीबाग के पठार तथा पलामू का उत्तरी क्षेत्र है। पुनपुन नदी की लंबाई 220 किलोमीटर है। पुनपुन नदी पलामू की चौराहा पहाड़ी से निकलती है। पुनपुन नदी सोन नदी के प्रवाह के समानांतर प्रभावित होती है। पुनपुन नदी का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है तथा इसे पवित्र नदी के रूप में भी पूजा जाता है। इस नदी को कीकट नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। अपने प्रवाहित मार्ग में कई जगहों पर इसे बमागधी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं दरधा और मोरहर। इसका मुहाना बिहार में फतुआ के पास गंगा नदी है। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो इससे रिलेटेड जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं कि जो है इसे हम किस और नाम से जानते हैं, तो इसे पुनपुन नदी को कीकट नदी और साथ ही साथ जो है इसे हम बमागधी के नाम से भी
जानते हैं। इस नदी का जो है धार्मिक महत्व भी है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और इसके उद्गम स्थल को भी लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह हजारीबाग के पठार तथा पलामू का उत्तरी क्षेत्र है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें बराकर नदी के विषय में, तो बराकर नदी का उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का पठार हजारीबाग का बरकट्टा है, जहां यह पद्मा से निकलती है। बराकर नदी बंगाल में दामोदर नदी में जाकर मिलती है। बराकर नदी के तट पर जैन मंदिर भी है। इस नदी पर मैथन डैम का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में यह भी पूछा जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो पहला तो इसका उद्गम स्थल कि बराकर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार हजारीबाग का बरकट्टा से होता है। और साथ ही साथ जो है इसमें मैथन डैम बांध जो रहा है उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो ये बराकर नदी पर हुआ है। और यहाँ पे ये भी याद रखना होगा कि बराकर नदी के तट पर जैन मंदिर भी एक स्थापित है। चिरकुंडा में मां कालेश्वरी का मंदिर इसी नदी के पास में निर्मित है। तिलैया और मैथन परियोजना इसी नदी पर है। बैरमो बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद 3 जिले बराकर नदी के बेसिन में शामिल हैं। बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धर्म के ग्रंथों में भी मिलता है। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। तिलैया डैम के विषय में यदि बात की जाए तो इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है और साथ ही साथ इसका जो लंबाई है वो 366 मीटर है। ब्राह्मणी नदी के विषय में यदि बात की जाए तो इसका उद्गम दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से होता है। ब्राह्मणी नदी दुमका जिले के दरिन मालेश्वर के पास झारखंड से निकलकर तलहट्टी रेलवे स्टेशन के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं गुमरो और एरो। इस नदी का प्रवाह दामिनी एक्को में, मुसानिया तथा झिलीमिली में है। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बात करें गंगा नदी के विषय में, तो यह भी झारखंड से होकर के गुजरती है। गंगा नदी साहिबगंज में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर परियोजना का प्रारंभ किया था। गंगा नदी सर्वप्रथम झारखंड में संथाल परगना के सीमा क्षेत्र स्थित तेलियागढ़ी से कुछ दूर पश्चिम क्षेत्र को स्पर्श करती है। एक किंवदंती है कि 1879 ईस्वी में राजमहल से गंगा नदी सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रवाहित थी। गंगा नदी उद्वार नूला से आगे बढ़कर सीमा से हट जाती है। यहाँ इसकी चौड़ाई 3 मील है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में कुल 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका अधिकतम गहराई 100 फीट का है। और अधिक यदि हम इस नदी के विषय में बात करें तो गंगा नदी को 2008 में भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय नदी की उपाधि दी गई थी तथा गंगा नदी पर इलाहाबाद और हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर के जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो गंगा नदी जो है वो साहिबगंज से होकर के यहाँ से गुजरती है। और साथ ही साथ यहाँ पे कि 2008 में जो है भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को भारतीय राष्ट्रीय नदी की उपाधि दी गई थी। और गंगा नदी पर इलाहाबाद और हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर के जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। ये सभी एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बांसलोई नदी के विषय में यदि बात की जाए तो इसका उद्गम गोड्डा जिले की बांस पहाड़ी है, जहां से प्रभावित होकर यह दुमका जिले की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है, जिससे वह गोड्डा और पाकुड़ से पृथक हो जाता है। यह नदी पंचवारा नामक स्थान पर दुमका में प्रवेश करती है और यह नदी गंगा नदी में मुराई रेलवे स्टेशन के पास मिल जाती है। क्यूल नदी के विषय में यदि बात की जाए तो इसका उद्गम झारखंड के हजारीबाग जिले में खगड़ीसा है। अमानत नदी के विषय में यदि चर्चा की जाए तो इसका उद्गम स्थल जो है वो चतरा है। आगे चलकर अमानत नदी उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है।
जिरजे और पाटम इसकी सहायक नदियां हैं। उत्तरी कोयल नदी के विषय में यदि चर्चा की जाए तो इसका उद्गम स्थल जो है वो रांची का पठार पिस्का है। यह नदी आगे चलकर सोन नदी में मिल जाती है। झारखंड में 3 जिले गढ़वा, पलामू, लातेहार इसके बेसिन में हैं। औरंगा और अमानत इसकी सहायक नदियां हैं। उत्तरी कोयल नदी बूढ़ा नदी से मिलकर सबसे ऊंची बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जल प्रपात का निर्माण करती है। इस जल प्रपात की जो ऊंचाई है वो 142 मीटर्स है। अब एग्जाम के कंटेक्स्ट में यदि बात की जाए तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है और साथ ही साथ इसके बेसिन में कौन से 3 जिले आते हैं और इसकी सहायक नदियों का नाम क्या है, ये सभी एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बूढ़ा घाघ जो जल प्रपात है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं कि ये किस नदी पर स्थित है और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है। औरगा नदी के विषय में यदि हम बात करें तो यह रांची जिला के सोहिदा गांव से निकलकर 80 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस नदी का उद्गम झारखंड राज्य का लोहरदगा जिले का किस्को प्रखंड है, जहां से चलकर यह उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। घगारी और नाला इसकी सहायक नदियां हैं। बूढ़ा नदी के विषय में यदि चर्चा की जाए तो इसका उद्गम महुआ ताण है, जहां से यह प्रवाहित होते हुए उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। यह नदी झारखंड की सबसे ऊंचे जल प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बात करें कांची नदी के विषय में तो कांची नदी का जो उद्गम स्थल है वो रांची जिले के तमाड़ में है, जहां से प्रवाहित होते हुए सिल्ली से गुजरते हुए ये स्वर्ण रेखा नदी में समा जाती है। रांची में इस नदी पर दशम जलप्रपात है। कर्मनाशा नदी के विषय में यदि चर्चा की जाए तो यह नदी झारखंड के साथ साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में भी प्रवाहित होती है। इस नदी पर राजदरी, देवदरी जलप्रपात का निर्माण किया गया है। किंवदंती है कि कर्मनाशा नदी का संबंध त्रिशंकु के शरीर के साथ स्वर्ग जाने की कथा से संबंध रखती है। यहाँ पे एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में यदि बात की जाए तो ये जो दशम जल प्रपात है ये किस नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है, तो इसका आंसर कांची नदी होगा। और कर्मनाशा नदी जो है इसके संबंधित जो किंवदंती रही है इससे रिलेटेड भी जो है एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें तिलैया नदी के विषय में तो इसका उद्गम कोडरमा के पहाड़ से होता है। तजना नदी के विषय में यदि चर्चा की जाए तो इसका उद्गम बुंडू तमाड़ है। इसके किनारे पर खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देव नदी का उद्गम सरायकेला खरसावां स्थित गम्हरिया पठार से होता है और इसकी सहायक नदी का नाम फुलगरा है। एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में यदि यहाँ पे चर्चा की जाए तो जो तजना नदी है इसके पास में कौन से सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ है, तो ये खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष इस नदी के आसपास में प्राप्त हुआ है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोनो नदी के विषय में यदि बात की जाए तो इसका उद्गम जो है वो पश्चिम सिंहभूम जिला की रोरो पहाड़ी से है तथा इसकी सहायक नदी का नाम जमीरा है और इस नदी का जो कुल लंबाई है वो 58 किलोमीटर है। यहाँ पे यदि बात की जाए वैतरणी नदी के विषय में तो वैतरणी नदी झारखंड के कोल्हान एवं उड़ीसा के कयंजोर के बीच सीमा बनाने का कार्य करती है। जैतगढ़ से 12 किलोमीटर पश्चिम में इस नदी में एक जलप्रपात, जलाशय एवं राम तीर्थ है। इसी के साथ अपने जो इस चर्चा है रिवर्स ऑफ झारखंड को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो रिवर्स ऑफ झारखंड से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।